तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम एक बार फिर आ गए हैं अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर के, और जैसा कि आपने देख ही लिया है, हम जो है आज फिजिक्स का 9th क्लास का जो है नया सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है मोशन। अब इस मोशन चैप्टर से रिलेटेड हम इसमें मल्टीपल जो है थिंग्स को कवर करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पे तो हम मोशन ही देखेंगे कि मोशन की डेफिनेशन क्या है और क्या चीज होती है मोशन, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे हम देखेंगे मोशन के टाइप, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे हम डिस्टेंस देखेंगे, फिर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, साथ में हम वेलोसिटी एंड स्पीड, उसके बाद हम देखेंगे एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन देखेंगे, और ये जितनी भी वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, मोशन है और मोशन के जो टाइप्स हैं, उन सब पे हम ग्राफ स्पेस में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोशन। देखिए, आपको जो थ्योरी है वो तो आप पढ़ ही लोगे, डेफिनेशन आप याद कर लोगे, ठीक है। हम आपको समझा देंगे कि डेफिनेशन में क्या लिखना है और कैसे लिखना है, वो आप अपने आप कर लोगे, ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं मोशन की। मोशन क्या है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या है, हमने ये कार ले ली, ठीक है। अब ये कार है, ये कार मोशन में कब कही जाएगी, कब कहेंगे कि ये कार मोशन में है या मूविंग है। मान लीजिए इस कार को चलाने वाला कोई है, पीछे कोई बैठा हुआ है। अब यहां पर कोई पोल है, कोई भी पोल है, कोई भी शॉप है, कुछ भी है। अगर इस शॉप के या इस पोल के, जो भी आप पोल कहो पोल कह लो, शॉप कहो शॉप कह लो, ठीक है। तो ये जो शॉप है, ये जो पोल है, अगर इस पोल के रिस्पेक्ट में ये कार अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रही है, जैसे पहले इसकी पोजीशन ये थी, बाद में ये कार थोड़ी सी आगे पहुंच गई, सेम कार, तो अब इसकी पोजीशन ये हो गई, तो देखो पहले पोजीशन यहां थी, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो यानी कि पहले पोजीशन ये थी और पोजीशन ये। अब देखो पोजीशन कितनी चेंज हुई, इतनी चेंज हुई पोजीशन। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो इस केस में हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है, मोशन में है। क्लियर होगी बात। अब इसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस। देखो, और साथ में डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को हम पढ़ेंगे कंपैरिजन करके, तो हमें ज्यादा अच्छा जो है समझ में आएगा। जैसे सपोज दैट कोई एक जगह ये है, ये पोजीशन है कोई, या प्लेस, सॉरी ये कोई प्लेस है, कोई भी जगह है, और ये एक दूसरी जगह है, प्लेस टू, ठीक है। अब इस जगह से इस जगह तक जाने के लिए हमें कोई पाथ चूज करना है, कोई रास्ता चूज करना है कि हम कैसे जाएंगे। तो हो सकता है यहां पर 3-4 लोग हैं, एक अमित है, एक राहुल है, एक रवि है और एक गीतेश है, ठीक है। अब अमित जो है, अमित ने ऐसे करके ऐसे गए, ये पहला वाला जो है ये अमित का है पाथ। दूसरा कोई राहुल है, राहुल जो है वो इस तरीके से गए, ये सेकंड वाला जो है वो राहुल का है। तीसरे हैं रवि, रवि जो है
उसको जल्दी है, जल्दी पहुंचना है, तो रवि जो है वो ऐसे करके चलेगा, बिल्कुल सीधे सीधे चलेगा, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और गीतेश जो है, गीतेश ऐसे करके गए, तो ये थर्ड वाला रवि का है और फोर्थ वाला गीतेश का है, ठीक है। तो चार तरीके से पाथ जो है वो चूज करेगा। एक पाथ अमित ने चूज किया, ये फर्स्ट नंबर वाला, सेकंड वाला राहुल ने चूज किया, थर्ड वाला रवि ने चूज किया और फोर्थ वाला गीतेश ने चूज किया। अब इसमें जो ये वाली जो रवि ने कवर किया है, ये वाला, ये सबसे शॉर्ट है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। बाकी के जो पाथ हैं वो इस रवि वाले पाथ के कंपैरिजन में देखे जाए तो ये ज्यादा है, वो सबसे छोटा है। तो ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है ना, शॉर्टेस्ट लेंथ, यही आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। और उसके अलावा जितने भी जो पाथ कवर किए गए हैं ये डिस्टेंसेस हैं जो कि अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेगा। अगर कोई भी दो पॉइंट के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट कवर करना है तो वो हमेशा सेम आएगा, लेकिन डिस्टेंसेस आपकी अलग अलग हो सकती हैं। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो एक है शॉर्टेस्ट और दूसरा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर होगी बात? बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है देखेंगे। तो पहली चीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया। अब डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एक्चुअल पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो डिस्प्लेसमेंट हम कवर करना चाहते हैं उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए हमारे पास डायरेक्शन होना चाहिए। बिना डायरेक्शन के हम डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर सकते। कैसे समझो, इसी वाले फिगर को देखो। ये प्लेस 1 था और ये प्लेस 2 था, दो पॉइंट है कोई। अब मुझे यहां से यहां जाना है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करनी है, तो मुझे इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। एक डायरेक्शन है डायरेक्शन, लेकिन जो डिस्टेंस है उसमें देखो, पहले भाई साहब इधर गए, फिर इधर से फिर इधर को आ गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे। तो इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए एक हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और साथ में हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ये आप किधर भी चल सकते हो। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो इसमें डायरेक्शन चाहिए और साथ में एक डिस्टेंस भी चाहिए, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, पहली चीज। तो जिसमें हमें डायरेक्शन चाहिए होता है और साथ में डिस्टेंस, मतलब कि मैग्नीट्यूड चाहिए। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें तो हमें डिस्टेंस चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या है? आज मुझे 5 किलोमीटर दूर जाना है, आज मुझे 6 किलोमीटर दूर जाना है, आज मैं 1 kg पोटैटो खरीद के लाऊंगा, या मुझे 250 ग्राम्स टमाटो दे दो। तो ये जो 250 है, ये जो 5 किलोमीटर है, ये जो 6 किलोमीटर है, ये जो 1 kg पोटैटो 1 kg है, वन ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड। एक न्यूमेरिकल वैल्यू। आपको कोई डिस्टेंस कवर करनी तो कितनी कवर करनी है, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करना है तो कितना करना है। आपको कपड़ा लेना है तो मुझे 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए, या मुझे 1.5 मीटर कपड़ा दे दीजिए, मुझे शर्ट बनवानी है 1.5 2 2.5। ये सब क्या है? ये सब मैग्नीट्यूड है।
तो एक तो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ में हमें चाहिए डायरेक्शन। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जब हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए तो इस तरीके की जो क्वांटिटीज होती हैं उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी। और अगर किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये कौन सा है? ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात? तो हम डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ गए होंगे। ठीक, तीसरी चीज एक और समझ लीजिए जो कि पूछ लेता है नॉर्मली एग्जाम में। जैसे मेरे पास यहां पर है डिस्टेंस और यहां पर है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक चीज सोचिए, जैसे हमें कोई दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कवर करनी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए एक ही रास्ता है और वो भी शॉर्टेस्ट है। एक ही रास्ता है, वो भी शॉर्टेस्ट है। तो उस केस में आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई मान लीजिए मुझे इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जाना है और आसपास कुछ नहीं है, पानी भरा हुआ है या कुछ भी है, बस एक ही रास्ता बनाओ, मुझे उसी रास्ते से जाना है, सीधे जाना है। तो उस केस में चाहे डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर इस एक रास्ते के अलावा हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती तो जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन हो सकती थी डिस्प्लेसमेंट से। बताओ, हो सकती थी ना भाई। एक केस ऐसा है जो बिल्कुल सीधे सीधे जाना है तो वो इक्वल है, दूसरा केस ऐसा है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो पा रही है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर दें तो बनता है डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर हो सकती है या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है। ये कंडीशन तो हो सकती है, ठीक है, ये करेक्ट कंडीशन है। भाई मैंने आपको भी बता दिया कि अगर सीधे सीधे जाना पड़े तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अगर और दो तीन ऑप्शन है हमारे पास, चार पांच ऑप्शन है, तो हमेशा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर ही आएगी। ये करेक्ट है। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस, तो ये गलत है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल तो हो सकता है लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकता। बट ऑन द अदर हैंड डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है और ग्रेटर हो सकती है। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आई? अब अगर मैं इसी इक्वेशन को ले लूं, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट को यहां से हटा के इसके नीचे ले आओ, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी कि अगर हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ले लें और उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट ले लें, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो या तो 1 के इक्वल आएगा या 1 से ग्रेटर आएगा। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हुए, अगर डिस्टेंस मान लीजिए 2 किलोमीटर अपॉन 2 किलोमीटर
तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, वो तो हमेशा ही छोटा रहेगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा हुई 4 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कम हुआ 2 किलोमीटर तो 2 आएगा। देखो है 1 से ग्रेटर। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आप लेते हो तो वो हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा या 1 के इक्वल आएगा। वहीं पर अगर मैं इसको इसके अपॉन में ले जाऊं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ये साइन लगा दो यहां पर। अब देखो यहां पर 1 आ गया। अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो लेना है, देखो दोनों में फर्क है, यहां पर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट है और यहां पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस है। अगर ये दोनों बराबर हुई तब तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा रहा और डिस्टेंस बड़ी रही तो ये 1 से छोटा आएगा, क्योंकि आपने मैथ्स में प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहता है, स्मॉलेस्ट रहता है, स्मॉलर रहता है। तो अगर वो स्मॉलर रहता है तो वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी। तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है, किसकी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की। और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर आएगी या इक्वल आएगी। इसकी हमेशा 1 के इक्वल आएगी या लेस देन आएगी। चेक कर लो। मान लिया डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर है और डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर है, तो दोनों कट होके 1 आ जाएगा, आ गया 1 के इक्वल। अब मैंने अभी बताया कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से, स्मॉलर नहीं हो सकती। तो डिस्प्लेसमेंट हमने 2 ले लिया और डिस्टेंस हमने 4 ले ली। देखो 1/2 आ गया, और 1/2 मतलब हाफ, यानी कि 1 से कम। क्लियर होगी बात? इसको इरेज कर दें, ठीक है। चलिए, तो अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 2 तरीकों से जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, 2 तरीके से जा रहा हूं। पहला तरीका तो ये है कि मैं इससे इस पे सीधा सीधा चला गया, इस डायरेक्शन में, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर सीधा सीधा चला गया। और दूसरा तरीका ये है कि पहले मैं यहां से यहां आया और फिर मैं यहां से यहां आया, ठीक है। तो पहले मैं ए से सी पॉइंट गया और फिर सी से बी पॉइंट गया। अब ध्यान समझो, ये आपकी 5 है, सॉरी, ये आपकी 3 है, 3 सेंटीमीटर या 3 किलोमीटर जो मानो, और ये आपकी 4 सेंटीमीटर है या 4 किलोमीटर है। अब मैं आपसे बोलूं ये 90 डिग्री है, अब मैं आपसे बोलूं कि ए बी फाइंड करो। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ए से लेकर के बी तक अगर मैं ये वाला पाथ चूज करता हूं, ये वाला पाथ चूज करता हूं, तो साफ दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। पहले ऐसे गए फिर ऐसे गए, तो ये तो इससे तो बड़ी हो गई है भाई, इसको और इसको ऐड करो, है ना। तो कितना आएगा? डिस्टेंस कितनी आएगी? डिस्टेंस कितनी आ गई? 3 + 4 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस आ गई। लेकिन अब मैं ए बी फाइंड करना चाहता हूं, तो आपने 8th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसके सामने वाला जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। ये वाला आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और ये आपका बेस होता है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से हम ए बी निकालेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने समझाने के लिए बताया है।
तो हाइपोटेनस हमें पता करना है कौन सा है, ए बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है बेटा, ए सी का स्क्वायर, और बेस कितना है बेटा, बी सी का स्क्वायर। तो ए बी तो हमें फाइंड ही करना है। ए सी कितना है बेटा, 3 का स्क्वायर, और ये कितना है, 4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 9 + 16, यहाँ पर आ जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 25, और ए बी कितना हो गया, √25 यानी कि 5 सेंटीमीटर आ गया। वैसे तो प्लस माइनस में आती है अंडर वाली चीजें, लेकिन अब डिस्टेंस तो माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको प्लस में लिया है। अब खुद देख लो आप, अगर सीधे सीधे गया तो उसने 5 सेंटीमीटर कवर किया, लेकिन ऐसे करके गया तो उसने 7 सेंटीमीटर कवर किया। समझ में आ गया? तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही आ रहा है। बराबर भी आएगा, अगर सीधे सीधे एक ही पाथ रहेगा तो बराबर भी आ जाएगा। ठीक है, वो स्पेशल केस है, लेकिन वैसे जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से स्मॉलर ही रहेगा। क्लियर है बात? दूसरा, अब मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है ए, एक लड़का इस ए पॉइंट से इधर को चला और आ गया बी पॉइंट पर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे नहीं, ऐसे समझिए थोड़ी। मान लीजिए नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 6, और ये ऐसा आगे चली गई। मान लीजिए कोई नंबर लाइन है, एक लड़का है जो है एक्स, मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स। अब ये जो मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स यहां से चलना शुरू हुए इधर की साइड, पहले यहां पर आए, फिर यहां से यहां पर आए, और फिर फाइनली ये 3 पर पहुंच गए 3 पर। फिर यहां पर पहुंचने के बाद इनको याद आया कि पीछे जो है मेरे दोस्त का घर था, उसका फोन आया कि मुझे भी ले लेना भाई साथ में। अब इनको ध्यान आया कि यार ये क्या हुआ, तो अब ये बेचारे वापस गए पीछे यहां पर। तो ये भाई साहब पहले 0 से 3 पहुंच चुके थे, लेकिन दोस्त का फोन आया कि भाई मुझे भी लिए चलना, तो अभी जब आगे निकल गए थे तो ये अपने दोस्त को लेने के लिए पीछे गए। कौन है, ये मिस्टर वाई है। अभी मिस्टर वाई को लेने के लिए गए। अब इस केस में इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने डिस्टेंस कवर किया कुछ। क्या डिस्टेंस कवर किया, पहले तो 0 से 3 पे गए, तो यानी कि 3 किलोमीटर, प्लस फिर वापस गए 3 से 2 पे, यानी कि 1 किलोमीटर ये कवर किया। तो इन्होंने टोटल 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली। लेकिन वहीं हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट भाई साहब ने कितना कवर किया है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन के हिसाब से, वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर है। जैसे ये इनकी इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट में जहां से आदमी ने शुरू किया चलना वो उसका इनिशियल पोजीशन है, और जिस पोजीशन पे वो फाइनली रुका हुआ है, खड़ा हुआ है, वो उसकी फाइनल पोजीशन है। अब ये इनिशियल पोजीशन से चले, पहले यहां गए और फिर यहां से यहां आ गए, तो फाइनली यहीं पर तो है ये। तो इनका डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, 0 से 1 और 1 से 2। ये नहीं है, इसमें ऐसे नहीं लगाएंगे कि पहले यहां से यहां गया फिर यहां से यहां आया, वो तो डिस्टेंस हो गई। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। बस जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल के ही बीच में चलता है उसका हिसाब। उसका उससे कोई मतलब नहीं है कि पहले हम यहां से 10 किलोमीटर गए, फिर 10 किलोमीटर से फिर 5 किलोमीटर उधर जा रहे हैं, फिर 3 किलोमीटर इधर वापस आ जा रहे हैं, सबको ऐड कर लो, वो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, बंदा यहां था, यहां से इधर गया, उधर गया, उधर गया, इधर गया, अब यहां रुका, तो यहां से और यहां के बीच का क्या डिस्टेंस है, शॉर्टेज डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इनका इनिशियल पोजीशन ये है 0 और फाइनल कितना है 2। तो इनका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कितना हो गया बेटा,
फाइनल पोजीशन कितना है 2 किलोमीटर पे, अपनी इनिशियल पोजीशन से 2 किलोमीटर दूर है, और इनिशियल पोजीशन कितनी थी 0 किलोमीटर, कितना आ गया 2 किलोमीटर। अब इसी केस में इनका जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर आ रहा है, जबकि इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 किलोमीटर आ रही है। क्लियर हो गई बात, समझ गए? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, और क्या इसमें हो सकता है? मान लीजिए ये इधर गए, पहले इधर गए, इधर जाने के बाद में इन्होंने ऑफिस पे अपना काम निपटाया, इनका ऑफिस है, ऑफिस में अपना काम निपटाया। ऑफिस में अपना काम निपटाने के बाद में फिर क्या हुआ, यहां पर इधर इनके जो बच्चे हैं उनका स्कूल है, अब इन्हें उन्हें पिक करने जाना है स्कूल, या स्कूल से फोन आ गया है कि आ जाइए, आपसे कुछ बात करनी है आपके बच्चे के बारे में। तो पहले ये इधर थे, फिर यहां से कार स्टार्ट की, इधर चले गए, -1 -2, ठीक है। पहले इधर गए तो कितना चले, ये समझ लेना, दोनों केस बता रहा हूं, दूसरा वाला केस। तो पहले यहां से गए ये 3 किलोमीटर, और फिर यहां से फिर वापस आए 3, 1 किलोमीटर, 4, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो इन्होंने अपने घर से ऑफिस जाने में और फिर ऑफिस से बच्चों के स्कूल जाने में 8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। कितने किलोमीटर की? 8 किलोमीटर की, यानी कि 8 किलोमीटर की। लेकिन वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनकी फाइनल पोजीशन क्या है, पहले यहां थे, यहां से ऑफिस गए और ऑफिस से स्कूल आ गए, तो फाइनल पोजीशन क्या है -2 किलोमीटर, माइनस इनिशियल पोजीशन क्या थी बेटा इनकी 0, क्योंकि घर से चले थे 0 से, तो 0, कितना आंसर आ जाएगा -2 किलोमीटर। ये इनका क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो माइनस में भी आ गया। इससे पहले वाले केस में डिस्प्लेसमेंट प्लस का आ रहा था, इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट माइनस का आ गया। अच्छा, डिस्टेंस पहले वाले केस में भी प्लस आ रही थी 4 किलोमीटर, और सेकंड वाले केस में भी प्लस में आ रही है। तो यानी कि जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं प्लस में रह रही है हर बार, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस के साथ साथ माइनस में भी चला जा रहा है। क्लियर है बात, समझ गए ना? एक और केस देख लो। मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ पर एक एथलीट दौड़ रहा है, दौड़ना चाहता है। वो यहां से शुरू हुआ और ऐसे करके 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 यहां तक आ गया। समझ लेना, ये सर्कुलर मोशन के लिए बता रहा हूं। वैसे तो आगे हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बता रहा हूं, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। तो ये यहां से चले और यहां आ गए, तो एथलीट जो है उसकी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। पहली बात, इनिशियल फाइनल है। दूसरी बात, यहां से घूम के चले और यहां आ गए, दूसरी बात, ठीक है। थोड़ी के लिए मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि जगह बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये भाई पाथ जो है वो सर्कुलर ही तो है, तो इस सर्कुलर पाथ का जो सरकमफेरेंस होगा वो कितना होगा 2πr। ये तो आप सभी को पता है, सर्कुलर जो सर्किल जो होता है उसका सरकमफेरेंस 2πr होता है। तो इनका इनिशियल पोजीशन ये था और फाइनल पोजीशन ये था। तो अगर इनका डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट ये है, यहां से चले थे और यहां आ गए, तो यही तो इनका डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल ये है, तो इस डायरेक्शन में चले गए। तो यहां से लेकर के यहां तक इनका क्या है डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बेटा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बात? लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना है इतना, यानी कि पूरे सर्कुलर पाथ का उन्होंने हाफ सरकमफेरेंस कवर किया है।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 2 पाई आर अपॉन हाफ कर दो, सीधे सीधे पाई आर आ जाएगा। इतना कवर किया है, ठीक। अब इसी में दूसरा केस, ये यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले और यहां आ गए, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर पहुंच गए ये। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या है इनका, अब देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन भी जीरो हो गई, इनिशियल भी जीरो थी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। कोई इंसान जिस पॉइंट पे खड़ा है, जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट शुरू किया, स्टार्ट हुआ, वो चलना शुरू हुआ और वापस में उसी पॉइंट पर आ गया वो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। लेकिन डिस्टेंस कितनी कवर की है इन्होंने, यहां से लेकर के और यहां तक, यानी कि सरकमफेरेंस, यानी कि 2 पाई आर। तब इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। तो अब देखो हमने 3 चीजें समझी। पहली चीजें समझी डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। पहली चीज समझी कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। दूसरी हमने समझी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस जो है, अगर उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो डिस्टेंस जरूर कवर करेगा। अब अगर यहां पर उसने डिस्प्लेसमेंट जीरो कवर किया है, यहां से ऐसे करके आकर और वापस यहीं रुक गया, तो डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ कवर की है ना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ होगी, पहला केस। दूसरा यह है कि आप वो चल ही नहीं रहा है, टाइम बढ़ते चला जा रहा है, उसको बोल दिया भागना शुरू करो, वो खड़ा हुआ है, टाइम चल रहा है, वो हिला ही नहीं अपनी जगह से, तो उस केस में तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है और डिस्टेंस भी जीरो है। यानी कि डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस माइनस नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस, तो आप बोलोगे डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज for finding the distance or for cover the distance we have no direction, only magnitude. The distance may be positive or zero. वही डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो आपको बोलना है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट और डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial position and final position. Displacement may be positive, negative and zero. क्लियर है बात? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझ में आ गई? आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था मोशन के टाइप बताए थे। पहला टाइप है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा टाइप है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इनको समझेंगे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जो जिसका मतलब है एक जैसा, एक जैसा, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। अब ये क्या है, अभी जस्टिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डिस्टेंस है जो पूरी की पूरी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है। उस 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को आपने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। यहां से लेकर यहां तक इंटरवल कितने का लिया, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर। पहले समझिए, डेफिनेशन तो आप समझ ही जाएंगे, अपने आप लिखना सीख जाएंगे।
तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को हमने 2 किलोमीटर की 5 डिस्टेंसेस में कवर कर लिया। अब हमने एक एथलीट से बोला कि भैया आप यहां से शुरू करें, भागना शुरू करिए और आपको यहां तक पहुंचना है। अब एथलीट यहां से यहां तक, एथलीट ने मान लीजिए 5 मिनट लगाए। एथलीट है वो तो कम टाइम में कवर कर लेगा, हमारी तरह नहीं है 2 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, थक जा रहे हैं, फिर दौड़ रहे हैं। ये भाई साहब 5 मिनट में यहां से यहां पहुंच गए। फिर लगातार दौड़ते चले जा रहे हैं। फिर अगला जो 2 किलोमीटर वाला डिस्टेंस है वो भी इन्होंने 5 मिनट में, मतलब यहां से यहां तक 5 मिनट लिया, फिर यहां से यहां तक 5 मिनट लिया, फिर आगे तक उन्होंने फिर 5 मिनट की डिस्टेंस कवर करी, मतलब 5 मिनट में फिर डिस्टेंस कवर करी, यहां से यहां तक भी 5 मिनट और यहां तक भी 5 मिनट। मतलब कि हमने डिस्टेंस को जितने पार्ट्स में कवर किया है, हमने डिस्टेंस को जितने पाथ में डिवाइड किया है वो हर एक उसी इंटरवल की डिस्टेंस को उसी टाइम इंटरवल में कवर करते चले जा रहे हैं। मतलब हर एक 2 किलोमीटर को 5 मिनट में ही कवर किया है। ये वाला जो मोशन होता है ये यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर equal distance in equal interval of time. When an object cover equal distance in equal interval of time, this called uniform motion. समझ रहे हैं बात को? वहीं पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करोगे तो डिस्टेंस का जो इंटरवल है वो तो अपने इक्वल रखा, लेकिन अब कोई हमारे जैसा दौड़ रहा है, पहली बार दौड़ा रहे हैं, उससे कह रहे हैं तुम 10 किलोमीटर दौड़ के दिखा दो, जाओ तुम्हें मान जाएंगे। हम कह रहे हैं हाँ दौड़ लेंगे। शुरू में बहुत तेज दौड़े, शुरू में हमने ही 5 मिनट में कवर कर लिया। अब थोड़ी थकान महसूस हुई, अब जो है अगले वाले में 10 मिनट लग जा रहे हैं, अगले वाले में 10 मिनट लग गए इसको कवर करने में, 10 मिनट लग गए। फिर रास्ते में पता चला कोई हम जूस मिल गया पीने को, जूस पी लिया, थोड़ी एनर्जी आ गई, पता चला इसको 7 मिनट में कवर कर लिया। फिर आगे जाके इतना थक गए, थोड़ी देर बैठ गए पेड़ की छांव में, बैठे हुए हैं, घड़ी देख रहे हैं यार। फिर 15 मिनट लग गए अगले वाले 2 किलोमीटर को कवर करने में, और आखिरी वाले 2 किलोमीटर को कवर करने में 25 मिनट लग गए। बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे करके भाग रहे हैं। तो ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट और व्हेन एन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें equal distance in equal interval of time, और इसमें equal distance in unequal interval of time। बस यही है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, अच्छा पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो हर 2 किलोमीटर को 5 मिनट में कवर कर रहा है, हर 2 किलोमीटर को 5 मिनट में कवर कर रहा है, तो मतलब कि चलिए छोड़िए ये आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, जब हम स्पीड और वेलोसिटी पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे उस चीज को। फिलहाल इतनी चीज समझ में आ गई डिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, ये दोनों बातें हैं। डेफिनेशन तो आप लिख ही लोगे, स्कूल में टीचर होंगे वो आपको पढ़ाएंगे, बुक्स में लिखी है वो आप सब लिख लोगे। हमने आपको समझा दिया है और ये बता दिया इसका की पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका की पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस अब आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक चीज समझिए, अब जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसका ग्राफ और देख लीजिए। ये है टाइम और ये है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। टाइम के इंटरवल है जैसे 1 2 3 4 5 6। मिनट में ले सकते हो, सेकंड में ले सकते हो, आवर में ले सकते हो, जो आपका मन है। लेकिन हाँ उस हिसाब से डिस्टेंस भी लेना,
थोड़ा रियलीफाई लगे। ये नहीं कि साहब डिस्टेंस ले लिया यहाँ 1 आवर, मतलब सॉरी टाइम ले लिया यहाँ पर 1 आवर और डिस्टेंस ले रहे हैं 1 मीटर, तो इतना स्लो तो भैया वही हो सकती है अपना वो स्नेल वगैरह, तो उनको नहीं लेना है। हालांकि गलत नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, नहीं लेना है। अच्छा, तो 1 मिनट में मान लीजिए यहाँ पर 1 किलोमीटर, यहाँ पर 2, तो ये हमने मिनट में ले लिया, ये किलोमीटर में ले लिया। यहाँ पर 3 किलोमीटर, यहाँ पर 4 किलोमीटर और यहाँ पर 5 किलोमीटर। अब पहले 1 मिनट में उसने 1 किलोमीटर कवर किया, तो पहले 1 मिनट में उसने 1 किलोमीटर कवर किया। फिर अगले 1 मिनट में उसने 1 किलोमीटर और कवर कर लिया। फिर अगले 1 मिनट में उसने फिर 1 किलोमीटर कवर कर लिया, एंड सो ऑन। तो जब भी आप यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ अगर बनाओगे डिस्टेंस और टाइम के वर्सेस, तो आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। और स्ट्रेट लाइन भी कैसे? स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्लियर है बात? समझ में आया भाई? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना वो, या इक्वल डिस्टेंस जो वो इक्वल टाइम में कवर कर ले रहा है ना, इसीलिए आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो जब भी आप यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाओगे तो आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेकिन वही यहां अगर आ जाओगे तो यहां कहानी उल्टी है। ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। अब ध्यान से समझना, मैं एग्जांपल बता देता हूं। इसका एग्जांपल है कि आप घर से स्कूटी लेके निकले, हाईवे तक तो आप धीरे धीरे जाओगे, हाईवे तक कहीं रुकोगे, कहीं चलोगे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया। लेकिन जैसे ही हाईवे मिला, आपने स्कूटी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर कर ली। इसका मतलब ही यही है कि आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर ले रहे हो, फिर अगले घंटे में फिर 50 किलोमीटर कवर करोगे, फिर अगले घंटे में फिर 50 किलोमीटर कवर करोगे। यानी कि आप 3 घंटे चले और आपने 50 प्लस 50 प्लस 50 150 किलोमीटर कवर किया। हो गया यूनिफॉर्म मोशन कि नहीं हो गया? हो गया ना? हो गया ना? ठीक। अब यहां आ जाइए। हाईवे पे पहुंचने से पहले आप कभी तेज कर दे रहे, कभी धीरे कर दे रहे, फिर कभी बढ़ा ले रहे, कभी फिर और रिक्शा वाला आ जा रहा है वो नहीं हट रहा है, फिर आप रोक ले रहे हो, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, तो उस केस में अगर आपकी स्पीड बढ़ती है, जैसे आपने पहले 10 की स्पीड पे चलाया, फिर 20 की स्पीड पे, फिर 30 की स्पीड पे, तो उस केस में आपका ग्राफ ऐसे चलेगा। ये बताता है कि आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो, जहां पे आपकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है। ठीक है, समझ गए? टाइम के कंपैरिजन में आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो। या फिर आपका ग्राफ ऐसे हो सकता है। इसका मतलब है पहले, अब जैसे मान लीजिए आप स्कूटी चला रहे हैं और आगे कोई आपको दिखा के कोई बैलगाड़ी वाला जा रहा है या कोई बच्चा रोड पार कर रहा है, आप स्पीड तुरंत कम करोगे, ब्रेक लगाने शुरू करोगे। पहले स्पीड उसकी तेज थी, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। मतलब स्पीड और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ना समझ के ये समझिए कि पहले वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही थी, मतलब तेज चल रही थी। अब जैसे आपने ब्रेक लगाना शुरू किया तो अब उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, डिस्टेंस उसकी कम होती चली जा रही है। तो ऐसे ग्राफ हो सकता है। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, फ्री फॉलिंग। अब फ्री फॉलिंग क्या होता है वो समझिए। मान लीजिए आपको 60 किलोमीटर की ऊंचाई पे ले जाके वहां से छोड़ दिया गया। अब जब आपको छोड़ा जाएगा तो तब तो आप धीरे धीरे करेंगे, फिर आपकी स्पीड एकदम बढ़ेगी। भाई कोई भी चीज ऊपर से छोड़ते तो धीरे धीरे फिर एकदम बढ़नी शुरू होती है। अब पहले वो धीरे धीरे नीचे गिर रही थी, तो पहले 1 सेकंड में वो मान लीजिए 1 ही किलोमीटर कवर कर पाई या 1 ही मीटर कवर कर पाई। पहले 1 सेकंड में वो 1 मीटर कवर कर पाई, लेकिन अगले 1 सेकंड में उसने 3 मीटर कवर किया होगा, करा होगा। फिर अगले सेकंड में उसने 5 मीटर कवर करा होगा, फिर अगले सेकंड में उसने 7 मीटर कवर करा होगा। अब देखो टाइम तो 1 सेकंड चल रहा है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, लेकिन डिस्टेंस पहले 1 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 7 मीटर, और ऐसे ही कवर भी करती है। गैलीलियो गैलीली ने बताया था कि अगर आप किसी चीज को ऊपर से छोड़ोगे तो पहले 1 सेकंड में वो 1 मीटर कवर करेगी, लेकिन दूसरा सेकंड जब वो लेगी, पूरा करेगी दूसरा सेकंड, तो वो 3 मीटर नीचे आ चुकी होगी। फिर जब तीसरा सेकंड वो कवर पूरा करेगी, कंप्लीट करेगी, तो वो 5 मीटर नीचे आ चुकी होगी। मतलब कि जो डिस्टेंस होती है वो ऑड नंबर में चलती है, 1 3 5 7 9 ऐसे करके। ठीक है, क्लियर है बात? तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है।
समझ गए? आगे बढ़े। हाँ, और एक चीज और, चलिए जब वो पढ़ाएंगे एक्सेलरेशन तब पढ़ाएंगे, अभी नहीं। अभी एक्सेलरेशन नहीं पढ़ाया इसलिए नहीं पढ़ाएंगे। अब आ जाइए स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी पढ़ाने से पहले आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाना जरूरी था, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ाना जरूरी था। अब हम स्पीड और वेलोसिटी पढ़ते हैं। देखिए सिंपली देखा जाए तो स्पीड क्या है, जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे हम स्कूटी चलाते हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हैं, है ना? तो आप 1 आवर में कितने डिस्टेंस कवर कर ले रहे हैं, या हम 40 मीटर पर सेकंड चल रहे हैं, यानी कि आप 1 सेकंड में कितने मीटर कवर कर ले रहे हैं, या 1 सेकंड में कितने किलोमीटर कवर कर ले रहे हैं। टाइम जो आपका होगा वो यूनिट में रहेगा, या तो 1 सेकंड रहेगा, या 1 आवर रहेगा, या 1 दिन रहेगा यूनिट में। तो ये इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, अब वही वेलोसिटी की बात करते हैं। तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है, पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करी वो स्पीड है। लेकिन वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। यानी कि हमने पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो आपकी क्या है, वो वेलोसिटी है। बस इतना फर्क है स्पीड में और वेलोसिटी में। जब हम छोटे थे तो हमें स्पीड और वेलोसिटी सेम लगती थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम लगता था। फिर एक दिन पूछा हिम्मत करके कि सर कहीं पे स्पीड लिखा होता है, कहीं पे वेलोसिटी लिखा होता है, तब उन्होंने बताया कि ऐसे होता है बेटा, ठीक है ना? तो स्पीड जो होगा उसका फॉर्मूला होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहीं पर वेलोसिटी जो होगा उसका फॉर्मूला होगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस इतना फर्क है। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया तो वो स्पीड बता देगा, यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो वो वेलोसिटी बता देगा। अब जो डिस्टेंस था वो स्केलर क्वांटिटी था, यानी कि इसके लिए कोई भी डायरेक्शन नहीं चाहिए था, तो स्पीड भी स्केलर ही क्वांटिटी होगा, इसके लिए भी कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए होगा। अब समझो, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ध्यान से समझना। मान लीजिए मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल है, ऐसे चला रहे हैं मोटरसाइकिल, कहीं मुड़ जा रहे हैं, कहीं मुड़ जा रहे हैं, लेकिन 50 किलोमीटर पर आवर पे चला रहे हैं, ऐसे मुड़ जा रहे हैं, कहीं भी कहीं मुड़ जा रहे हैं, तो वो स्पीड है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। लेकिन आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो आपको सीधे सीधे जाना है, मान लीजिए। तो अगर सीधे सीधे आपको जाना है तो सबसे पहले तो आप डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे ना, सीधे सीधे जाने के लिए मैंने आपको बताया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए जब आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो कितना चल रहे हैं, 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं या 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं, तो ये आपकी वेलोसिटी होगी। है स्पीड ही वो भी, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसीलिए आप वेलोसिटी को स्पीड विद डायरेक्शन भी बोलते हैं। स्पीड ही है लेकिन उसमें एक डायरेक्शन में स्पीड है, इस डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है, लेकिन स्पीड क्या है, ऐसे 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 कहीं भी मुड़ जा रहा है। बस ये इतना सा फर्क है स्पीड और वेलोसिटी में। क्लियर है, समझ में आई बात?
तो फॉर्मूला आपको हमने बता ही दिया है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि एस अपॉन टी, और स्पीड को हम v लिख लेते हैं, तो v इक्वल टू एस अपॉन टी। इसको s को कहीं कहीं पर d भी लिखते हैं कुछ लोग, d अपॉन टी भी लिखते हैं, आपको जो ठीक लगे वो लिख लीजिएगा, लेकिन आप वहां नोटेशन दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां पर आप लिख रहे हो स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस d अपॉन टी या फिर s अपॉन टी। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा वेयर, ये लिखना पड़ता है, ठीक है, वेयर v इक्वल टू स्पीड, d इक्वल टू डिस्टेंस एंड t इज इक्वल टू टाइम। या फिर इसके लिए लिखोगे तो यहां पर आप लिखोगे v इक्वल टू स्पीड, s इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, और t इक्वल टू टाइम। तो ये आपको नोटेशन वहां दिखानी पड़ेगी। ऐसे डिस्प्लेसमेंट के लिए भी सेम फॉर्मूला लिखना है, बस वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि v इक्वल टू वेलोसिटी, d इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, t इक्वल टू टाइम। क्लियर है बात? आगे बढ़े। अब जैसे ही हमने स्पीड और वेलोसिटी की बात करी, तो स्पीड और वेलोसिटी की बात करने के बाद में हम एक चीज जाननी पड़ेगी, वो है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड कुछ नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन ही है। मैं वहां बताने वाला था लेकिन फिर मैंने नहीं बताया मैंने कहा जब स्पीड पढ़ेंगे तब बताऊंगा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। और ये कितनी बड़ी स्पीड डिस्टेंस है, कितनी छोटी डिस्टेंस है, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। आप यहां से यहां कवर करो, चाहे यहां से यहां कवर करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग स्कूटी चलाते हैं, 60 की स्पीड पे गई, पता चला 2 मिनट बाद हमें ब्रेक मारना पड़ रहा है, तो वो 2 मिनट बाद या 1 मिनट बाद या 2 सेकंड बाद या 4 सेकंड बाद ब्रेक मारना पड़ रहा है, तो वो 1 से लेकर 4 सेकंड का जो टाइम है उसमें तो हम यूनिफॉर्म है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी डिस्टेंस ज्यादा कवर करी कितनी कम। बस ये फॉलो होनी चाहिए कंडीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसी को हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। वहीं इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आ जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वही ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल है। बस फर्क इतना है कि जब भी वेलोसिटी की बात करेगा तो आपको सीधे सीधे चलना है, और जब भी स्पीड की बात करेगा तो आप ऐसे चलोगे। ऐसे भी चल सकते हो, वो स्पेशल केस है, ठीक है, बस इतना फर्क है। क्लियर है बात? आगे बढ़े। यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड भी बोला जाता है। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट चल रहे हैं, उसी वैल्यू पे, उसी रीडिंग पे हम चल रहे हैं बार बार, तो वो है ना। हमारा स्कूटर होता है, स्कूटी होती है, मोटरसाइकिल होती है, कार होती है, बाइक होती है, ट्रक होता है, सब में क्या होता है? एक ऐसे मीटर लगा रहता है। इस मीटर में एक सुई होती है, नीडल होती है, ये 10 किलोमीटर, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, किसी में 120 तक होता है, किसी में जो है 160 तक होता है। ऐसे वो बाइक से बाइक पे डिपेंड करता है। अब जैसे हम इसको चलाते हैं ये उठती है, यहाँ नीचे कुछ ऐसे करके बॉक्स होता है, उसमें कुछ रीडिंग चलती है 0, 1। तो ये जो होता है ये ओडोमीटर होता है, और ये जो होता है ये सुई वाला जो होता है ये स्पीडोमीटर होता है, ठीक है ना। ये स्पीड बताता है और वो ओडो यानी कि टोटल डिस्टेंस बताता है। जैसे आपने घर से, जैसे हम लोग करते हैं, स्कूटी में तेल डलवाया, पेट्रोल लिया, या बाइक में पेट्रोल लिया, तो हम रीडिंग देख लेते हैं कि हमने इतने लीटर पेट्रोल डलाया है तो इतनी रीडिंग है। अब चलाते जाएंगे, फिर देखेंगे कितनी रीडिंग पे आके पेट्रोल खत्म हो गया। अब जो फाइनल वाली रीडिंग होती है उससे इनिशियल वाली रीडिंग को माइनस करके हम निकाल लेते हैं, अब इतने लीटर पेट्रोल में इतने किलोमीटर चली, तो हम उससे अपने एवरेज वगैरह निकालते हैं, वो सब आप जानती है, ठीक है। तो ये चीज आपको उसमें स्कूटी वगैरह में मिलेगी। तो यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड समझ गए। वही यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ही बना है, कुछ नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, वही डेफिनेशन है, सब कुछ वही है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने कंपेयर किया था,
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने आपको बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस से या तो छोटा होगा या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा। अब यही सेम चीज डिस्टेंस से क्या बनी, स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट से क्या बनी, वेलोसिटी। सेम रिलेशन स्पीड एंड वेलोसिटी में होगा। इसको इधर ले जाओगे तो यहां 1 आ जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो यहां 1 आ जाएगा, ऐसे इसमें इसको इधर ले जाओगे तो यहां 1 आ जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो यहां 1 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक आपको जाना था, आप ऐसे करके गए, तो जो ऐसे करके जाओगे ये आप डिस्टेंस कवर करोगे, और सीधे सीधे जाओगे तो आप ये डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे, सीधी सी बात है। अच्छा, डिस्टेंस कवर करते टाइम आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर रही, और आप यहां से यहां तक आने में, यहां से ऐसे घूम के यहां तक आने में आपको 1 आवर लगा, तो क्या यहां से यहां तक 1 आवर में टाइम यहां पर कांस्टेंट रखना, यहां से यहां तक भी आप यहां से ऐसे घूम के तब भी आपने 1 घंटा लगाया, और सीधे सीधे गए तब भी आपने 1 घंटा लगाया। अब सीधे सीधे गए तो आपने 1 घंटा लगाया, तो मतलब आपको जो आपकी डिस्प्लेसमेंट रही होगी वो आपने जल्दी कवर कर ली, आपको कम चलना पड़ा। कहने का मतलब ये है, कम चलना पड़ा, इसमें आपको ज्यादा चलना पड़ा, इसमें आपको 1 घंटे में ज्यादा चलना पड़ा डिस्टेंस कवर करते पे, और इसमें आपको 1 घंटे में कम चलना पड़ा। तो जब ज्यादा चलना पड़ रहा है, कम चलना पड़ रहा है, तो देख लो यहां पर आपको स्पीड ज्यादा रखनी पड़ी होगी और यहां पर वेलोसिटी आपने कम रखी होगी। भाई टाइम तो आपने कांस्टेंट कर दिया कि नहीं कर दिया, है ना। अब आप घूम के अब जैसे मान लो आपको यहां से बनारस जाना है, मान लीजिए हमारे यहां से मान लीजिए बनारस जाना है, तो बनारस जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो आप लखनऊ से सीधा चले जाइए जौनपुर सुल्तानपुर होते हुए, और एक आप जो है लखनऊ से कानपुर होते हुए चले जाइए। अच्छा, टाइम आपको उतना ही दिया जाना है कि आपसे कह दिया कि आपको 12 घंटे में पहुंचना है, तो अगर 12 घंटे में आपको पहुंचना है तो सीधे सीधे आप जाएंगे तो आप धीरे धीरे जाएंगे, और घूम घाम के जाएंगे तो आपको जल्दी चलना पड़ेगा। और जब घूम घाम के जाएंगे तो वो डिस्टेंस होगी, अब जल्दी चलना पड़ेगा मतलब आपकी स्पीड ज्यादा होगी, और सीधे सीधे जाएंगे तो मतलब वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और सीधे सीधे जाएंगे तो आपको कम डिस्प्लेसमेंट कम कवर करना है, डिस्टेंस कम कवर करनी है, तो आप आराम से जाएंगे। तो उस केस में वेलोसिटी कम हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर हो गई बात? अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है, एवरेज वेलोसिटी है, फिर आपकी जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो आज हमने क्या क्या कवर कर लिया? आज हमने मोशन कवर कर लिया, मोशन के टाइप यानी कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर कर लिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, स्पीड एंड वेलोसिटी कवर कर लिया, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। मैंने आपको की कॉन्सेप्ट समझा दिया है। कोई भी आपसे अगर पूछेगा तो आप उसको बता सकते हो। डेफिनेशन वगैरह जो है वो बुक्स में लिखी हुई हैं, क्लास में टीचर लोग वगैरह सब लिखवाएंगे, तो वो आप लिख लोगे। जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो आप इन की कॉन्सेप्ट को रिलेट करके लिखोगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और मेरे चैनल की जो रीच है बहुत स्लो है, आई डोंट नो क्यों ऐसा है, या मैं सही नहीं पढ़ा पा रहा। तो अगर आपको कोई चीज कमी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करिए, और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप इसको जो है प्रमोट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर जो भी हैं, आपके कजन्स हैं छोटे आपसे, ठीक है। अगर बड़े लोग देख रहे हैं बच्चे, तो वो छोटे बच्चे जो हैं 9th क्लास के उनको बताएं, और जो 9th क्लास के बच्चे रहे तो वो अपने दोस्तों वगैरह को मेरा चैनल रिकमेंड करें, ठीक है। आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाते हुए, क्योंकि जो मैंने सीखा है मैं चाहता हूँ कि मैं सिखाऊं बच्चों को, है ना। बाकी आप पढ़ते रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। अभी आपका छुट्टी वाला टाइम चल रहा है तो इसको आप वेस्ट मत करिए, इसको आप पढ़िए। आप जब तक स्कूल जाने लायक होंगे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, है ना। जब तक आप ये 9th क्लास में, जब आपके स्कूल खुलेंगे तब तक आप पहुंचेंगे, आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। तो बाकी आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, और बाय बाय, टेक केयर।